दोस्तों जय हिंद। आज आपकी जो वीडियो है वो है आपकी OSI मॉडल पर और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ से आइए कि OSI मॉडल का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले तो यही जानना है भाई कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका सही आंसर होगा बी। कई बार वो आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसलिए फुल फॉर्म भी तैयार करके रखना है, ठीक। चलो नेक्स्ट है आपका कि OSI मॉडल को तैयार करने के लिए मतलब OSI मॉडल को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है या फिर तैयार किया गया है, ठीक ना। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका OSI में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक ना। तो जिसका सही आंसर है वो आपका सी, इसने तैयार किया है भाई। ये कहाँ की है? ये USA की है भाई, ये है ना, ये याद रखना। अब इसमें पूछा है कि OSI मॉडल का विकास किस वर्ष हुआ है। तो भैया ये भी याद रखना है कि किस वर्ष इसका जो है विकास हुआ है। तो 1980 में इसका विकास हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी कि 1980 में OSI मॉडल का विकास हुआ था। अब OSI मॉडल है, इसमें कितनी लेयर पाई जाती हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि OSI मॉडल में ना 7 लेयर पाई जाती हैं और अपनी अपनी लेयर का अपना अपना काम होता है कि कौन सी लेयर क्या काम करेगी। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब रहेंगे इसके बाद में वो उन्हीं लेयर के ऊपर रहेंगे कि एक तरफ लेयर लिखेंगे हम और एक तरफ अगर हम लिखें कि इनके वर्क क्या होते हैं कि कौन सी लेयर कौन सा वर्क करेगी, ये इस पर आधारित है, ठीक ना। तो OSI मॉडल की कौन सी लेयर डेटा को बिट्स के रूप में भौतिक माध्यम मतलब कि कौन सी ऐसी लेयर है जो केबल, वायर, वाईफाई आदि के माध्यम से ट्रांसमिट करने के लिए जिम्मेदार होती है ना। तो OSI मॉडल में ऐसी कौन सी लेयर है जो भौतिक माध्यम से, देखो कौन सा माध्यम पूछा है उसने, भौतिक माध्यम से, है ना। तो केबल के माध्यम से, वायर के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से ट्रांसमिट करने के लिए जिम्मेदार होती है, वो होती है आपकी फिजिकल लेयर। जो इसका सही आंसर है वो है आपका डी। तो फिजिकल लेयर किसके लिए जिम्मेदार होती है भाई? तो फिजिकल लेयर आपकी भौतिक माध्यम से डेटा को, किसमें पूछा है कि डेटा को बिट्स के रूप में मतलब भौतिक रूप में ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है। तो वो है आपकी फिजिकल लेयर, ठीक। अब OSI मॉडल की कौन सी लेयर होती है जो डेटा में त्रुटियों या फिर एरर का पता लगाकर उसे सुधारती है। कुल मिलाकर वो ये पूछना चाहती है कि अगर किसी डेटा में गलती है या फिर एरर आ रहा है तो कौन सी लेयर होगी जो उसको पता तो करेगी साथ में उसका सुधार भी करेगी। तो वो कौन सी लेयर होगी आपकी? वो होगी, आपका आंसर है इसका सी, डेटा लिंक लेयर जो है वो आपकी किसी डेटा में त्रुटियों को मतलब गलतियों को उसको पता लगाएगी और उसको सुधार करेगी। तो वो कौन सी लेयर होगी? वो होगी आपकी डेटा लिंक लेयर होगी, ठीक। OSI मॉडल में कौन सी लेयर डेटा के लिए सही पता उपलब्ध कराती है और डेटा को उसके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करती है। कुल मिला के आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर ये इसमें ऐसी कौन सी लेयर है जो सही पता कराएगी और डेटा को उसके सही स्थान तक पहुंचाने का काम करती है। क्योंकि टोटल कितनी 7 लेयर होती हैं तो अपनी अपनी लेयर का अपना अपना काम होता है। तो कौन सी लेयर ये काम करती है कि सही पता तो उपलब्ध कराती ही है साथ में उस डेटा को सही जगह पहुंचाने का कार्य करती है। तो वो है आपकी नेटवर्क लेयर जो है वो क्या करती है? सही पता उपलब्ध करवाती है डेटा को और डेटा को उसके सही जगह पर पहुँचाने का काम करती है, ठीक। यहाँ से आओ, OSI मॉडल में डेटा के विश्वसनीय और क्रमबद्ध ट्रांसफर के लिए मुख्य लेयर जिसे हार्ट ऑफ OSI कहते हैं, मतलब कि जैसे हम CPU को कहते हैं ना कि आपके कंप्यूटर का जो है वो हार्ट है, ठीक। तो उसी प्रकार ये भी है कि हार्ट ऑफ OSI मॉडल किसे कहा जाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है आपके सेंटर में आती है। ऐसे अगर 7 लेयर बनाए हम 1 2 3 4 करके ऐसे, तो सबसे बीच में जो आएगी वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आएगी। तो 3 इस तरफ जाएंगी, 3 इस तरफ आएंगी। ये 3 इस तरफ ऊपर वाले और 3 नीचे वाले, बीच में संतुलन बनाने का काम कौन कर रहा है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो ये काम कर रही है। इसीलिए इसे हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है, ठीक ना। कि OSI मॉडल का हार्ट कौन सा है? तो इसको ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहते हैं। OSI मॉडल में कौन सी लेयर को होस्ट टू होस्ट लेयर कहा जाता है। तो वो भी इसका आंसर भैया वही है कि ट्रांसपोर्ट लेयर कहा जाएगा। क्यों कहते हैं अब इसको होस्ट टू होस्ट? तो अगर 7 लेयर ऐसे बनाई जाएं ऐसे, ठीक, तो ये जो इन 3 के बीच में और इन 3 के बीच में
ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई। तो ये होस्ट टू होस्ट क्यों? क्योंकि ये सबको अपने आप में कनेक्ट करके रखती है, ठीक ना। तो होस्ट टू होस्ट लेयर किसे कहा जाता है? तो होस्ट टू होस्ट लेयर कहा जाता है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर को, ठीक। इसमें पूछा है कि ओएसआई मॉडल में डेटा के विश्वसनीय ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार लेयर, मतलब विश्वसनीय रूप से ट्रांसफर करेगा, ऐसी कौन सी लेयर है? तो वो इसका सही आंसर है वो आपका ट्रांसपोर्ट जो लेयर है उसी को सबसे विश्वसनीय माना गया है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक। ओएसआई मॉडल में दो संचार करने वाले कंप्यूटरों उपयोगकर्ताओं के बीच पहचान स्थापित करने के को प्रारंभ करने, बनाए रखने या समाप्त करने का कार्य कौन करता है? कुल मिला के अगर आप कोई चीज़ उपयोग कर रहे हैं तो उसको बनाए रखना, उसको प्रारंभ करना या उसको समाप्त करना, ठीक ना। चाहे आप प्रारंभ करें, उसको बनाए रखें या समाप्त करें, इसके लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है? कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में पहचान को स्थापित करना है, उसको प्रारंभ करना है या उसको समाप्त करना है या उसको बनाए रखना है। इस तीनों के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है? जो इसका सही आंसर है वो आपकी सेशन लेयर। जो सेशन लेयर होती है वो क्या करती है? आपकी पहचान को बना के रखेगी, उसको स्थापित करेगी, उसको प्रारंभ करेगी, उसको बनाए रखेगी या फिर उसको समाप्त कर देगी। चारों पांचों में एक ही चीज़ का लीड रोल होता है, वो है आपकी सेशन लेयर, ठीक। कूट लेखन अथवा गुप्त भाषा में लिखने के लिए ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है? अगर कोई डाटा तुमने दिया है, फॉर एग्जांपल आपने सामान्य भाषा में दिया है तो इसको इनक्रिप्शन करना है, मतलब कूट भाषा में लिखना है, तो ये कौन सी लेयर लिखेगी? वो है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक ना। आंसर है इसका सी। तो प्रेजेंटेशन क्या काम करती है? मूल भाषा को गुप्त भाषा में लिखने का काम करती है, वो है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक। आंसर है आपका सी। ओएसआई मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो जिसका सही आंसर है भैया वो है आपका सी, ठीक ना। क्यों है भाई इसका आंसर सी? क्योंकि ये डेटा को इनकोडिंग, डिकोडिंग, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन का काम करती है। कुल मिला के मूल भाषा को गुप्त भाषा में बदलने का जो काम है वो प्रेजेंटेशन लेयर करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं। ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है उसका क्या काम होता है? यूजर और नेटवर्क के बीच में इंटरफेस प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। किसका? एप्लीकेशन लेयर जो है इसका जो मुख्य कार्य है वो है आपका यूजर और नेटवर्क के बीच में इंटरफेस प्रदान करना, ठीक। क्योंकि इसमें 7 लेयर पाई जाती हैं और अपनी अपनी लेयर का अपना अपना काम होता है, ठीक। तो इसलिए इसको देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक योजना है आपकी, ये है, ठीक है ना। ये क्या है? आपकी योजना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत योजना प्रबंधन, मॉनिटरिंग एवं लेखा प्रणाली से संबंधित पोर्टल कौन सा है? तो आपकी जो योजना का प्रबंधन, आपकी मॉनिटरिंग और लेखा प्रणाली से संबंधित जो क्वेश्चन जो है आपका, वो है आपका आंसर है आपका सी, ठीक ना। तो अब इसका हम कई बार वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि इस योजना के अंतर्गत ऐसी कौन सी योजना है जो प्रबंधन करती है, मॉनिटरिंग करती है और लेखा प्रणाली से संबंधित पोर्टल है। ये आपका आंसर है आपका सी, ठीक ना। अब इसका अपन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका काम देखना है, इसका फुल फॉर्म भी देखना है और उसका काम भी देखना है, ठीक। तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि अपने आप में एक पोर्टल है और इसका काम क्या है? प्रबंधन करना, मॉनिटरिंग करना और लेखा प्रणाली करना, ठीक ना। किसके अंतर्गत काम कर रहा है ये पोर्टल? ये आपका जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, उसके तहत ये पोर्टल काम कर रहा है, ठीक। उसके तहत ये पोर्टल काम कर रहा है। अब इस पोर्टल के बारे में हो सकता है वो हमसे फुल फॉर्म ही पूछ ले, है ना, तो वो भी तैयार करके रखना है हमें, ठीक। तो यहाँ पे आइए, जैसे कि उसने पूछा है कि प्रबंधन करना, ठीक ना, उसकी निगरानी रखने का काम क्या करना है, तो इसमें आपसे सीधा उसने उसी का फुल फॉर्म पूछ लिया है उस पोर्टल का, ठीक ना, OMS का। तो OMS का जो फुल फॉर्म है आपका वो है आपका आंसर है आपका बी, ठीक ना। तो इसका आप सबसे पहले तो फुल फॉर्म कहीं पर नोट कर लीजिएगा भाई कि ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपका जो पोर्टल है इसका ये फुल फॉर्म, ये क्या है? अपने आप में एक पोर्टल है और इस पोर्टल का जो फुल फॉर्म है वो है ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक। अब ये क्या काम करता है? कई बार डायरेक्ट भी पूछ सकता है, उसमें उसने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पूछा है, हो सकता है वो डायरेक्ट पूछ ले, है ना, तो उसको भी तैयार करना है। योजना का प्रबंधन और इसकी प्रगति दोनों का काम कौन करेगा? ये आपका जो पोर्टल है वो काम करता है आपका, ठीक। चलो यहाँ से आओ, एक फुल फॉर्म ये है। अब ये क्या है? ये भी अपने आप में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, अपने आप में ये भी एक काम कर रहा है। किसके अंतर्गत काम कर रहा है? ये भी आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसके अंतर्गत ही काम कर रहा है, ठीक ना। तो इसका जो फुल फॉर्म क्या है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये काम क्या करता है ये भी देख लेते हैं आगे।
इसका सही आंसर है आपका बी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब ये काम क्या करता है वो भी देखें। अब ये काम क्या करता है, तो जिसका सही काम है वो है आपका वित्तीय भुगतान व लेखा, लेखा से संबंधित वित्तीय भुगतान और लेखा से संबंधित जांच प्रणाली या लेखा प्रणाली से संबंधित काम करता है ये आपका, ठीक ना। पब्लिकली फाइनेंशियली मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है और इसका काम क्या है, वित्तीय गुणवत्ता, वित्तीय भुगतान व लेखा जोखा रखना, कितना खर्च हुआ है, कितना काम हुआ है ना, ये सारे काम कौन कर रहा है आपका, PFMS प्रणाली कर रही है। अभी ये क्या है, NQM का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल क्वालिटी मॉनिटर, ठीक ना। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी। अब ये भी देखेंगे क्योंकि ये भी उसी के तहत काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 पोर्टल काम कर रहे हैं और सब पोर्टल का अपना अपना काम है ना। तो सब पोर्टल अपना अपना काम कर रहे हैं, तो अपने अपने काम में इसका जो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है वो नेशनल क्वालिटी मॉनिटर, ठीक। अब इसका काम क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ से आइए कि PM मतलब ये इसका जो फुल फॉर्म है वही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता जांच एवं निरीक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी, नेशनल क्वालिटी मॉनिटरिंग के तहत किया जाता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना और इसका वर्क भी याद रखना। ये काम क्या क्या काम कर रहा है, ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता जाँच एवं निरीक्षण का जो कार्य है वो ये करता है, ठीक। चलो यहाँ से आओ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निधियों के ऑनलाइन भुगतान, ट्रैकिंग, वित्तीय पारदर्शिता के लिए कौन सी प्रणाली उपयोगी है, तो जिसका सही आंसर है भैया वो है आपका बी, पब्लिकली फाइनेंशियली मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखता है आपके ऑनलाइन भुगतान को, ट्रैकिंग को और वित्तीय पारदर्शिता को, ठीक ना। तो ये प्रणाली जो है वो यही काम करती है। चलो यहाँ से आओ, परियोजनाओं की जियो टैगिंग, निगरानी एवं वास्तविक स्थिति की जांच के लिए कौन सी प्रणाली उपयोगी है, ठीक ना। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका जियोरेज। ये जियोरेज प्रणाली क्या करती है, तो किसी भी परियोजना की जियो टैगिंग करेगी, निगरानी रखेगी और वास्तविक स्थिति की जाँच करती है। तो ये आपके क्या कर रही है, जियो टैगिंग कर रही है, ठीक ना, जियोरेज कर रही है। ये देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि सड़कों के रखरखाव, मरम्मत एवं प्रबंधन से संबंधित जानकारी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोगी है। देखो अपने आप में प्लेटफॉर्म है ई मार्ग, ठीक ना। ई मार्ग क्या काम कर रहा है, सड़कों के रखरखाव का काम, मरम्मत और प्रबंधन से संबंधित जानकारी, मतलब ये सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, कौन सी सड़क का रखरखाव सही चल रहा है, मरम्मत सही चल रही है, उसका प्रबंधन सही से हो रहा है, तो ये सारी जानकारी आपको कहाँ पर मिलेगी, ई मार्ग करके जो आपका प्लेटफॉर्म है आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक। ये आओ, अब कोई व्यक्ति आपके यहाँ पे सड़कें खराब हो गई हैं, गंदगी है, मरम्मत नहीं हुई, टूटी फूटी हुई है, तो उसकी शिकायत आप कहाँ दर्ज कराओगे, तो यहाँ से आओ कि नागरिकों की शिकायतों को दर्ज करने तथा उनके निवारण हेतु कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपस्थित है वर्तमान में, तो जिसका सही आंसर है वो आपकी जन आकांक्षा। जन आकांक्षा क्या करता है भाई, नागरिकों की शिकायतों को दर्ज करना और उसका निवारण करने हेतु ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो आपको शिकायत करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं जन आकांक्षा में, फिर वो आएंगे और आपके यहाँ की सड़क सुधार को चले जाएंगे। चलो कुछ नेटवर्क से रिलेटेड जो डिवाइस होती हैं उनसे संबंधित कुछ काम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक। नेटवर्क में किसी डिवाइस की विशिष्ट पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसी नेटवर्क में उसकी विशिष्ट पहचान के लिए क्या किया जाता है, तो IP एड्रेस जो होता है वो उसकी विशिष्ट पहचान को बताता है। IP एड्रेस या IP पता जिसे हम कह सकते हैं, ठीक ना। उसकी पहचान कैसे होगी, IP एड्रेस से होगी। वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में वेब पेजों का आदान प्रदान किस प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है भाई, देखो इसका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर है वो आपका सी है, ठीक ना। तो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में वेब पेजों का आदान प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को सुरक्षित, क्रमबद्ध और त्रुटि रहित रूप से भेजने का कार्य कौन सा प्रोटोकॉल करता है, तो जो आपका सही आंसर है वह आपका बी, TCP प्रोटोकॉल जो है वो आपके बिना गलती के ट्रांसफ़र करता है, मतलब डेटा को सही से और क्रम से और बिना गलती के ट्रांसफ़र करता है। तो ये कौन सा है, TCP है भाई इसका सही आंसर, ठीक। कुछ प्रोटोकॉल हैं ये, ठीक। डोमेन नाम जैसे कि www.google.com को संबंधित IP पते में बदलने का काम कौन करता है, तो जिसका सही आंसर है वो है आपका DNS सर्वर जो है भाई वो ये काम करता है, ठीक। कि DNS सर्वर डोमेन नाम को IP एड्रेस में परिवर्तित करता है। याद रखना भाई कि आपके IP पते को बदलने का जो काम करेगा वो DNS सर्वर करता है, ठीक।
चलो अब यहाँ से आओ, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश सरकार में ई गवर्नेंस की परियोजना नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है भैया? ज्ञान दूत नहीं है, लोक मित्र नहीं है, ई चालान नहीं है, ई उपार्जन नहीं है। तो जो जितने भी मित्र पीछे लगे हैं वो भैया आपके नहीं है, ठीक ना, ये सब राजस्थान में जाते हैं। बाकी ज्ञान दूत आपके एमपी के है, ई चालान है, ई उपार्जन है। ई उपार्जन परियोजना का संबंध किससे है? तो ऑनलाइन शिकायत निवारण करता है, किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद करता है, लाइब्रेरी व्यवस्था करता है, जन्म मृत्यु पंजीकरण। तो जिसका सही आंसर है वो आपका बी, कि ई उपार्जन परियोजना का संबंध किससे है? कि यह किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी करता है। ई चालान क्या है? ई चालान प्रणाली का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो जिसका सही आंसर है भैया वो है आपका सी, यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान काट देता है आपका ई चालान प्रणाली, ठीक। ज्ञान दूत परियोजना का संबंध किससे है ये भी जान लो भाई। तो ग्रामीण जो ज्ञान दूत परियोजना है वो है आपके ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना व सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु, ठीक। वो जो आपके इस सब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में विकल्प थे ना, उन पर आधारित सारी चीज़ें हमने देख ली हैं कि कौन सा किसके लिए बना है। चलो यहाँ से आओ भाई कि ई पाठशाला का पूर्ण अर्थ किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला होगा भाई इसका आंसर जो है वो आपका सी, कि आपसे अगर वो पूछ ले कि डिजिटल विद्यालय हो गया इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला, या फिर इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला ही कह सकते हैं इसको सही तरीके से, कि ई पाठशाला या इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला इसका पूर्ण रूप हो जाएगा, ठीक। दीक्षा पोर्टल भाई ये लो, इधर से आओ, हो सकता है वो आपसे दीक्षा क्या है वो उसका पूर्ण रूप ही पूछ ले। तो दीक्षा पोर्टल का जो पूर्ण रूप है जो इसका सही आंसर है वो आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक ना, याद रखना भाई वो यहीं फंसा देगा, शेयरिंग ही आएगा इसका सही आंसर है ना, वरना सपोर्ट वपोर्ट पे चले जाओ, पता चला सिस्टम पे चले जाओ। यहाँ से आइए, NPTEL ये देखो भाई, इसमें आपका फुल फॉर्म पूछा है तो जिसका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, कि इसका भी फुल फॉर्म कहीं पर नोट कर लेना कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग होगा इसका। देखो वही वाली चीज़ कि वो लास्ट वाले में ही इंटरफेयर करेगा कुछ ना कुछ, है ना, तो उसी को अच्छे से याद रखना है। NCERT द्वारा पाठ्यक्रम पुस्तकों एवं ई सामग्री के लिए विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भैया वो ई पाठशाला है आपका, इसका सही आंसर है ए। NCERT द्वारा पाठ्य पुस्तकों पर ई सामग्री विकसित करने वाला प्लेटफॉर्म आपका ई पाठशाला है, ठीक। स्कूली शिक्षा में शिक्षकों एवं छात्रों के लिए एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किस मंच को विकसित किया गया है? तो जिसका सही आंसर है दीक्षा, वही नॉलेज शेयरिंग वाली बात हो रही है, ठीक। इसका प्लेटफॉर्म अभी हम, इसका जो फुल फॉर्म है वो भी हम पहले ही देख कर आए। अब प्लेटफॉर्म भी जान लो किस लिए बना है, कि एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में से विकसित किया गया है, स्कूली शिक्षा में शिक्षकों एवं छात्रों के लिए किया गया है इसका। अब इससे रिलेटेड जितने भी आपके ये हम देख ही चुके हैं, दीक्षा का फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, ई पाठशाला का देख चुके हैं, अब स्वयं पोर्टल को भी देख लेते हैं भाई, इसका भी यहीं कहीं होगा। इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भैया जो इसका सही आंसर है वो है आपका बी, ठीक ना। तो आपका जो नेशनल है आपका इंजीनियरिंग के लिए देगा और तकनीकी शिक्षा के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है आपका, ठीक। इसका फुल फॉर्म अभी भी देख कर आए हैं, ये है भाई इसका सही फुल फॉर्म ये कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, इसका सही फुल फॉर्म है, ठीक। एक जगह नोट कर लीजिएगा अच्छे से इनको। ये लो इधर से आओ, भारत में उच्च शिक्षा के लिए MOOC आधारित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका स्वयं पोर्टल जो है ना भाई, वो आपके राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है उच्च शिक्षा के लिए। ये भी याद रखना, वो यहीं पे फंसा देगा कि कौन सा उच्च शिक्षा के लिए है, कौन सा तकनीकी शिक्षा के लिए है ना। तो आपका जो स्वयं पोर्टल है वो उच्च शिक्षा के लिए है, ठीक।